ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इस समाज की वो सबसे घिनौनी सच्चाई है, जिसे हम जानते हैं, पर फिर भी उसके खिलाफ कदम उठाने से डरते हैं। ये कहानी रितु की है, जो अभी कक्षा 6 में पढ़ती है, और रितु की दो बड़ी बहन और हैं, साथ ही एक छोटा भाई भी है। रितु की माँ भी बहुत कम पढ़ी लिखी है, और पिता की मौत एक एक्सीडेंट में कुछ सालों पहले ही हुई थी। 4 बच्चों की जिम्मेदारी अकेली औरत पर जब आ पड़े तो वो कोई भी रास्ता चुन लेती है अपने बच्चों की खातिर। मगर रितु की मां ममता ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बेआसरा होकर अपने मायके में रहने लगी। मगर इस जमाने में कोई अपना परिवार ही जब मुश्किल में चलता हो, वो एक और परिवार का बोझ कैसे उठा सकता है। कुछ समय बाद ही रितु की नानी व मामी सभी को जली कटी सुनाने लगी। रितु और उसकी बहनों का स्कूल छुड़वाने और उन्हें घर के काम में मदद करने की बात करने लगी। लेकिन ममता को ये कतई मंजूर नहीं था। किसी भी तरह वो अपनी बच्चियों को पढ़ाकर लायक बनाना चाहती थी। उसकी ससुराल पक्ष में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर पाता। बस एक छोटा देवर था, जो कभी कभी बस हाल चाल पूछने आ जाता था। रितु की दोनों बहनें भी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। वो दोनों पढ़ाई के साथ साथ कभी ट्यूशन लेने का तो कभी किसी छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर में काम करने का जुगाड़ करती रहती थी, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे जो उन्हें नाना नानी के घर में कोई भी देने वाला नहीं था। और अपनी माँ को भी खुश रखने को कि उनकी कोशिश इसी थोड़े से पैसों को पाकर ही हासिल करनी थी। मगर ममता अगर थोड़ी ज्यादा पढ़ जाती तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा अच्छा जीवन भी तो दे ही सकती थी। मगर वो भी लाचार थी और बेटियों को भी नहीं बोल सकती थी। इस सब में सबसे ज्यादा पिसती थी रितु, जो छोटी तो थी मगर हालातों के चलते उम्र से पहले बड़ी हो गई थी। स्कूल से आते ही अपनी मामी का घर के कामों में हाथ बटाती और अपनी नानी के ढेर सारे ताने भी सुनती। मगर वो सुन सुन कर आदी हो चुकी थी। बड़ी बहनों ने तो बस 12 कक्षा पूरी करके स्कूल छोड़ दिया, मगर रितु अभी पढ़ाई कर रही थी। आज जब ममता बाजार गई हुई थी और दोनों बड़ी बेटियां भी बाहर किसी काम से गई थी, तो रितु स्कूल से आते ही अपना गृह कार्य करने बैठ गई। मामी ने आवाज लगाई तो रितु ने आने से इनकार कर दिया और बोली कि आज होमवर्क ज्यादा मिला है, तो मैं शाम को आपके साथ काम करवा दूंगी। मामी बढ़ बढ़ कर के काम करने लगी। यूं तो आधे से ज्यादा काम ममता खुद ही संभाल लेती थी, पर ना जाने मामी को रितु को काम करवा के कौन सा सुकून मिलता था। तभी वहां रितु के चाचा आ गए। पूछने लगे, रितु रितु बेटा क्या कर रही हो? अरे चाचा आओ, मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं बेटा बैठ, आज तू बैठ, मैं ले लूंगा खुद, तू पढ़ाई कर। ठीक है चाचा कहकर रितु पढ़ने लगी। तभी उसके चाचा उसके नजदीक आकर बैठ गए और धीरे से रितु का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गए। वो धीरे धीरे उसके हाथों को सहला रहे थे और फिर तपाक से रितु के गाल पर एक पप्पी कर ली। रितु को शर्म आ गई। उसका बाल मन यही सोच रहा था कि चाचा उसे प्यार करते हैं तो उसे पप्पी दी होगी। वो उठकर जाने लगी, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। उसे लगा कि चाचा अगर प्यार करते हैं तो मैं इतनी भी तो छोटी नहीं कि वो मुझे पप्पी दे दे। और फिर माँ के सामने तो कभी ऐसा नहीं किया। फिर वो कुछ ऐसी स्थिति में आ गई कि कुछ भी समझना उसके लिए एक पहेली बन गया। चाचा ने उसे फिर से बुलाया तो वो मामी के पास जाकर काम करने को कहकर चली गई। अब उसके चाचा को का उनके घर आना जाना थोड़ा ज्यादा ही होने लगा। जब तक चाचा यही जानने की कोशिश में रहते कि घर में कौन कब कहाँ होता है और कौन कब बाहर जाता है, और ये सारी बातें ऋतु से ही पूछी जाती थी।
दोनों बहनें किसी काम के सिलसिले में या काम न होने पर किसी काम की तलाश में ज्यादातर बाहर जाती थी। ममता भी घर में होती, कानाफूसी और तानाशाही के चलते बाहर ही रहने की कोशिश में पड़ोस में या कहीं कीर्तन भजन में जाकर बैठ जाती थी। ऋतु ही घर में छोटी होने की वजह से अधिक समय पर घर पर होती। कभी जब इस दौरान उसके चाचा घर पर आ जाते तो वो ऋतु को अपने आसपास ही रखने की कोशिश में लगे रहते थे। और अब तो वो किसी कभी कभी उनके उसके कोमल अंगों के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे थे। ऋतु को समझ आने लगा था कि चाचा के छूने में कुछ बहुत गलत भाव है। जो वो महसूस करती थी वो स्पर्श बहुत घिनौनापन लिए होता था। अब तक आप सभी जान ही चुके हैं कि ऋतु के चाचा के इरादे ऋतु को लेकर कुछ अच्छे नहीं थे। अब आगे जानते हैं। ऐसे जाने कितने मौके आए जब ऋतु खुद को बहुत असहाय महसूस करती थी। वो ऐसी छोटी भी नहीं थी कि गलत चीजों को समझ ना सके और ऐसी बड़ी भी नहीं थी कि कोई ठोस निर्णय ले सके या कोई बड़ा कदम उठा सके। अब तो उसका अकेले रहना उसे इतना डराता था कि वो खुद को चाचा के साथ सोचकर ही डर से सिहर जाती थी। अब उसके चाचा कभी तो उसके कपड़ों के अंदर हाथों को अंदर भी ले जाने की कोशिश करते थे, मगर ऋतु विरोध करती थी। उसे इतना बुरा लग जाता था। अगर उसके पास कोई रिवॉल्वर होता तो चाचा को शूट ही कर देती। एक दिन जब वह बहुत दुखी सी गुमसुम होकर वो बैठी, जाने क्या सोच रही थी कि उसकी खास सहेली पूजा ने उससे पूछ ही लिया, यार तू आजकल किस सोच में डूबी रहती है? तो हमारे साथ खेलने आती है, ना ही तू पढ़ने में ध्यान देती है। चक्कर क्या है? पूजा ने शरारत से यूं ही पूछा। पर ऋतु ये बोलकर टाल गई कि कुछ नहीं यार, सर में दर्द है बस। चल मेडिकल रूम चलते हैं, तेरे लिए दवा लाते हैं। ऐसा बोल पूजा ऋतु का हाथ पकड़कर उठाने लगी, पर ऋतु ने जाने से इनकार कर दिया। पूजा बोली, ठीक है मत जा, अगला पीरियड झांसी की रानी का है, पता है ना? हाँ पता है। ओके चल अब उठना। क्या पीरियड मिस करके पिटना है? क्या मुझे भी पिटवाएगी है? चल। दोनों कक्षा में चली गई। ऐसा कितनी बार हुआ कि पूजा जब भी ऋतु को उदास देखती तो पूछ लेती थी, मगर ऋतु बोल बताती ही नहीं थी। एक दिन टॉयलेट के बहाने ऋतु क्लास से हटकर बैठी छुप कर रो रही थी तो पूजा ने उसे देख लिया। अब तो पूजा उससे बहुत जिद करने लगी कि देख, अपनी दोस्त मानती है तो बता, वरना कभी मुझसे बात मत करियो, समझी? आखिर ऋतु ने मौका देखकर पूजा को अपने चाचा का सारा सच बता ही दिया और वादा भी लिया कि किसी को मत बताइयो। पूजा ने जब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और तू है कि ऐसे किस चुपचाप से सहती जा रही है? किसी को घर में बताना भी जरूरी नहीं समझा? तू पागल है क्या? ऋतु ने कहा कि नहीं यार, मैं नहीं बता सकती। घर के हालात तो तू जानती है ना। हमारा ना तो कोई घर है ना कोई अपना कहने को। जो घर था किराए का था, वो पापा की डेथ के बाद खाली करना पड़ा। अब हम लोग मामा मामी और नाना नानी के साथ रहते हैं। अगर किसी को कुछ बताया तो बहुत बिगड़ जाएगा। सब मम्मी को ही गलत बोलेंगे और क्या पता हमें अपने घर से ही निकाल दें। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, समझा यार, समझ यार। अब वो रोने लगी। कभी कभी वो मन करता तो पूजा के घर चली जाती। वहां उसे अच्छा लगता था। पूजा की मम्मी भी उसे बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर बातें करती थी। रितु को वहां अपनापन महसूस होता था। पूजा की मम्मी तो ऋतु की तारीफ भी पूजा से करती थी। कितनी प्यारी और सुंदर है ना ऋतु, और जब भी आती है ऐसा लगता ही नहीं कि पराई है, बिल्कुल अपनी सी लगती है। पूजा माँ का समर्थन करके कहीं खो जाती थी। धीरे धीरे ऋतु अब बड़ी होती जा रही थी, शरीर से भी और मन से भी, मगर किसको उसके मन की पड़ी थी? उसके चाचा को तो उसका युवा होता शरीर ही दिखता था। वक्त के साथ साथ ऋतु के चाचा की हरकतों को भी बढ़ावा होता गया। पूजा और ऋतु 10वीं कक्षा में भी आ गई, मगर ऋतु अभी भी कुछ नहीं बदल पाई थी। हाँ, अगर मगर
अब वो विरोध ज्यादा करने लगी थी और ना ही चाचा को कोई मौके देती थी। अपने साथ अकेला होने के वो सहते सहते अब कमजोर नहीं बल्कि सशक्त हो रही थी। घर के हालत भी कुछ सुधरने लगे थे। दोनों बहनों का अपना पार्लर भी हो गया था। एक दिन ममता की छोटी बहन उससे मिलने उसके घर पर आई। सभी बहुत खुश हुए, खासकर ममता। दोनों बहनों ने ढेर सारी बातें की, अपना अपना दुख सुख बांटा। सभी तरह की बातें हुई। तभी ममता की बहन, जिसका नाम सुरभि था, ने कहा, दीदी कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलना। वो बोली, दीदी अभी तो सब कुछ ठीक है ही है, पर क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए तो क्या सही नहीं होगा? मतलब कि आप कब तक यहाँ अपने मायके में यूं पड़ी पड़ी रहेगी? आपका भी तो अपना कोई घर होना चाहिए ना? हाँ सुरभि, वो तो है, पर अभी इतना कुछ कैसे होगा? मुझे तो बेटियों की शादी की चिंता खाए जाती है। मकान की सोचूं कि बेटियों की फिक्र करूं। हाँ दीदी, वो तो ठीक है, मगर शादी होने और मकान बनाने में तो बहुत समय समय लग जाएगा। तो मैं कह रही थी कि हाँ बोलो, बोलो सुरभि। दीदी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी। अरे बुरा कैसा मानना, तुम बोलो तो सही। दीदी एक रिश्ता है, अगर आप चाहें तो मैं बात चलाऊं। रिश्ता? लेकिन अभी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। बच्चों की शादी की, और फिर बच्चियां भी तो अपन इतनी बड़ी नहीं हैं। सबकी उम्र 18 से 25 के बीच ही है। अभी तो इन्हें और समझदार होने दो। जानती हूँ कि बड़ी बेटी हो गई है शादी के लायक, मगर कोई रिश्ता मिला भी तो वो लोग जाने क्या डिमांड कर दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। उफ दीदी, पूरी बात तो सुनो पहले। क्या? बोल। दीदी मैं बेटियों की शादी की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी शादी की बात कर रही हूँ। क्या? हाँ दीदी प्लीज बुरा मत मानो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जीजा जी जब दुनिया से गए तो क्या रखा उन्होंने आपके लिए? और क्या आपको संभालने वाला कोई आपको नहीं दे चाहिए? जब बेटियों की शादी हो जाएगी तो आपका अकेलापन आपको काटने दौड़ेगा। उस समय कौन होगा आपके पास? बेटा अभी छोटा है, बेटियां पराई हो जाएगी तो कैसे पालोगी बेटे को? तुम तो इतनी भी नहीं पढ़ी, कोई नौकरी ही कर लो। और फिर आपकी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि आपको सोचना पड़े कि वैसे भी आपकी शादी छोटी उम्र में हुई थी, तो आपके बच्चे भी सबको बड़े बड़े ही दिखते हैं। उन्हें आपकी उम्र नहीं दिखती, पर आपको अब अपने बारे में सोचना है। एक सज्जन है जिन्हें मैं जानती हूँ, अकेले हैं और कोई साथी चाहते हैं। वैसे तो ऑटो चलाते हैं पर अच्छा कमा लेते हैं। आपको खुश रखेंगे, बेटियों की शादी भी हो जाएगी और आपको अपना घर भी मिल जाएगा। आप लोगों के घर पर सर पर अपनी छत तो होगी। दीदी मना मत करो प्लीज, जरा अच्छे से सोचो, फिर मुझे जल्दी ही जवाब दो। पर सुरभि, लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? वो लोग जो आपको पूछने तक ना आए कि आप जिंदा हैं या मर गई हैं। आपकी वो ससुराल जिनका फर्ज था आपको सहारा देना, वो तक नहीं आए आपको पूछने। अब कौन से लोगों की परवाह है आपको? यहाँ मायके में आप कितनी जिल्लत सहती हो सब जानती हूँ मैं। देखो दीदी, किस्मत बार बार आपका द्वार नहीं खटखटाती। आप ठंडे दिमाग से सोचो, सोचकर फिर जवाब देना। और हाँ, चाहो तो बच्चों से भी सलाह कर लेना, अच्छा रहेगा, समझदार बच्चे हैं, वो भी अपनी राय दें। सुरभि की बातें ममता के मन मस्तिष्क पर असर डाल रही थीं। उसने सोचा, अच्छी सी घड़ी देखकर बच्चों से एक बार बात करके देखती हूँ, लेकिन अगर बच्चे नहीं माने तो? फिर उसने 2 दिन बाद सुरभि से फोन पर बात का मन बनाया। 2 दिन कसम में निकल गए, बच्चों से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। ममता ने सुरभि को फोन किया और बोला, हेलो। हाँ सुरभि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना दीदी, क्या बात है? क्या फैसला लिया आपने? क्या बच्चे राजी हो गए? अरे बाबा रुको तो,
एक ही बार में सारे सवाल कर लोगी क्या? अच्छा कहो, आप क्या कहना था? वो सुरभि, अगर मैं उनसे खुद मिलकर बात करना चाहूँ तो क्या वो मान जाएंगे? ममता ने कुछ धीमे स्वर में कहा। हाँ, क्यों नहीं, बोलो कब मिलना है? और उनका नाम संजीव है? हा 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 हा। अच्छा ठीक है ना, मैं कल आती हूँ और तुम पूछ कर बता देना कि कहाँ मिल सकते हैं। अरे दीदी, आप ही क्यों नहीं पूछ लेती उनसे? मैं आपको नंबर देती हूँ उनका। वो हंसते हुए सुरभि ने ममता को संजीव का फोन नंबर दे दिया। एक सप्ताह बाद ममता ने सभी बच्चों को अपने पास बैठाकर बात करने के लिए इकट्ठा हुई। थोड़ी देर से झिझकने के बाद अपनी बात उनके सामने रख दी। सभी अबाक रह गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सभी बड़ी बेटियां तो समझदार थीं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन रितु को एक अनजाना सा भय डरा रहा था। रितु ने ऐसे पिताओं के बारे में बहुत सुन रखा था, जो अपनी सौतेली बेटियों को सगी बेटी ना समझकर उन्हें किसी भी तरह से परेशान करने से नहीं चूकते थे। और उन सभी ने में ऐसा भी कुछ होता था जैसा उसके चाचा उसके साथ करने की कोशिश करते थे। वो अंदर ही अंदर बहुत डर गई, मगर कुछ बोला नहीं। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो अलग जाकर बैठ गई। माँ को उसका ऐसा करना अजीब लगा, लेकिन वो ये सोच कर रह गई कि शायद अभी इतना बड़ा फैसला लिया है तो ऋतु शायद असमंजस में हो। एक तरह से ममता को एक मूक स्वीकृति मिल गई थी। आज अचानक से ऋतु के चाचा आ गए थे और ऋतु स्कूल से आई ही थी कि चाचा को देखकर ठिठक गई, मगर बिना कुछ बोले अंदर वाले कमरे में चली गई। ममता ने जोर से आवाज देकर ऋतु से कहा, ऋतु, चाचा के लिए चाय तो बनाओ बेटा। और ये क्या, तुम तो बिल्कुल भी तमीज भूल गई हो? नहीं, चाचा से नमस्ते की, ना ही कुछ बोली, बस सीधा अंदर चली गई। चलो बाहर आकर बैठो। ऋतु गुस्से से तमतमाती बाहर आई और रसोई घर में जाकर चाय चढ़ा दी। कुछ देर बाद ऋतु के चाचा ने ममता से कहा कि भाभी, आप मेरे साथ चलकर रहिए ना, यहाँ रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता। आपका भी तो घर है, वो आप बच्चों को लेकर आ सकती हैं जब आपका मन चाहे। उस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुला रहेंगे। ममता देवर की बात सुनकर हैरान हो गई, और उससे ज्यादा हैरान तो ऋतु हुई, जो रसोई में चाय बनाते हुए ये सारी बातें सुन रही थी। वो झट से बाहर आई और बोली, क्यों, क्या पहले आपको नहीं दिखा कि हम लोग पापा के जाने के बाद कहाँ जाएंगे? अब जैसे ही भी हैं हम लोग यहीं ठीक हैं, आपको कोई जरूरत नहीं हमारी फिक्र करने की। रितु, ये कैसे बात कर रही है तू? चाचा से जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी तेरी? पैर पटकते हुए रितु बाहर निकल गई। रितु के रितु के चाचा के मान मनोहार के बाद ममता सोच में पड़ गई कि आखिर क्या किया जाए। एक तरफ तो सुरभि का प्रस्ताव और एक तरफ से ससुराल से आया बुलावा, करे तो क्या करे। उसने सोचकर फैसला ले लिया कि ससुराल जाना ही ठीक रहेगा, और सबकी राय मशवरा वीरा भी ली तो ज्यादातर लोगों ने यही सुझाव दिया कि ससुराल जाना ही बेहतर होगा। मगर रितु को लगता था कि चाचा को का हम लोगों को घर पर बुलाना जरूर इनकी कोई धूर्त चाल का ही हिस्सा है। वो बार बार घर जाने का विरोध करती रही, मगर उसकी सुनता कौन? वो लोग आखिर आ ही गए अपने घर, वो घर जहां वे तब निकाले गए थे जब ममता और उसके पति शादी करके आए थे, और किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि ममता और सुधीर, ऋतु के पिता का विवाह एक प्रेम विवाह था। ममता तो बहुत चाहती थी कि वो अपने ससुराल में ही रहे, मगर ये सपना सब पू, तब पूरा ना हो पाया था। आज चाहे जैसे हालात हों, ममता ससुराल आ ही गई। खुश तो आज भी कोई नहीं था। उनके लिए ऋतु के चाचा आगे से आगे सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ममता को शिकायत का मौका नहीं दे रहा था, और हुआ ये वही जिसका डर था। ऋतु के चाचा
को और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करने लगे। जब भी ऋतु अकेले ही होती तो उससे बदतमीजी करने से बाज नहीं आते थे। कई बार तो ऋतु ने उनकी चिकुटी भी उसे कटी कि वो तिलमिलाकर रह गया। कुछ भी कहो, ऋतु ने उसे उसके गंदे इरादों में कभी अभी तक कामयाब तो नहीं होने दिया था। मगर कब तक ये सब चलता। अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो ऋतु ने कोई ठोस कदम उठाने की का सोचा। एक दफा जब कोई नहीं था तो ऋतु जानबूझकर कहीं नहीं गई, लेकिन उसे ये मालूम था कि ममता कब तक वापस आ जाएगी। जैसे ही माँ के आने में थोड़ा समय रह गया, ऋतु अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वो जानती थी कि चाचा कब से इसी तलाश में हैं कि वो अकेले कमरे में जाए। इससे पहले वो अपनी किसी दोस्त के साथ बाहर खड़े हुए बातें करते हुए समय बर्बाद कर रही थी। पर घर पर कोई नहीं था। दादी कीर्तन में गई थी, माँ बाजार, और बहनें भी अपने पार्लर में थी। छोटा भाई भी ट्यूशन में था। शाम का समय था और ऋतु अकेली घर पर अपने गिद्ध चाचा के साथ। जब ऋतु कमरे में गई, झट से पीछे पीछे उसके चाचा भी भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने ऋतु को कस के पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ ऋतु के स्कर्ट तक पहुंचा, ऋतु ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया उनके मुंह पर, क्योंकि वो उसका गुस्सा भड़काने के लिए ऐसा कर रही थी। चाचा को गुस्सा आया तो उसने ऋतु का टाप निकालने के लिए हड़बड़ा कर हड़बड़ाहट दिखाई। वो इंसान से जानवर बनने पर आमादा था। ऋतु भी खुद को बचाती रही। वो अब छोटी बच्ची नहीं थी। पूरा जोर लगाकर अपना घुटना चाचा के दोनों जांघों के बीच ऐसा मारा कि वो गिर ही पड़ा। और तभी ममता भी घर आ गई। सारा नजारा देखकर वो तो समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। उसके होश भी होते खोते से लगे, फट से ऋतु को संभाला और उसे दूसरे कमरे की ओर ले गई। ममता को तो यही नहीं सूझ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। ऋतु ने ही रो रो कर शुरू से आखिर तक ममता को सारा माजरा समझाया और ये बताया कि वो क्यों नहीं आना चाहती थी अपने चाचा के साथ इस घर में। ममता ने पहले तो ऋतु को फटकार लगाई कि तूने मुझे पहले क्यों ना सब सच सच बता दिया। ऋतु ने अपना डर ममता को बताया और ये भी बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका कोई 10 बातें सुनाए। सभी आपको गलत बोलते क्योंकि आप अकेले ही हम तीनों बहनों को संभाल रहे हो, तो उंगली आपकी परवरिश पर उठती और ये हम सब सहन नहीं कर पाते। अब क्या करना है ये सोचो माँ, क्योंकि मैं नहीं यहाँ नहीं रहना चाहती। आज तो मैंने खुद को बचा लिया, लेकिन आगे फिर से चाचा ने मुझे नहीं, बस और नहीं, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। इनको सबक मिलना अभी बाकी है, चलो मेरे साथ। और ममता ने जो अपने देवर को सुनाना शुरू किया तो चुप होने का नाम ही नहीं लिया। बस तभी ऋतु के चाचा बीच में ही बोल पड़े। बहुत हो गया आपका भाषण। आपको मालूम ही क्या है अपनी बेटियों के बारे में? आप क्या जानती हैं? आपकी बेटियां दूध की धुली हुई नहीं हैं। अरे ये ऋतु तो क्या, तुम्हारी दोनों बड़ी वाली बेटियां भी मुझे अकेले में जाने का कैसे कैसे इशारे करती हैं। तुम इन्हें अच्छा समझती हो क्या? बहुत गिरी हुई हैं तुम्हारी तीनों बेटियां। और अभी भी मैं खुद नहीं आया था इसके पास, इसी ने बुलाया था मुझे। पहले तो ममता ने देवर का बदला हुआ लहजा देखा कि किस तरह से वो आप से तुम पर आ गया था। फिर उसका तीनों बेटियों पर इस तरह उंगली उठाना ममता को और हैरान और आहत कर गया। अब उसे अपने देवर का को कुछ भी कहना बिल्कुल फिजूल लग रहा था। वो जान गई थी कि ये इंसान किस हद तक गिरा हुआ है और अपनी गलती पर पर्दा गिराने की गरज से मेरी बेटियों को गलत बोल रहा है। उसने रितु को साथ लिया और सामान पैक करने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि वो संजीव के घर जाकर रहेगी, उसकी पत्नी बनकर अपने बच्चों को भी एक पिता का साया देगी। और सचमुच उसका फैसला सब बहुत सही फैसला साबित हुआ। आज वो बहुत खुश है।
अपने परिवार के साथ दोनों बेटियों को ब्याह कर सिर्फ रितु की शादी होनी है। और हाँ, उसकी दोनों बेटियों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। एक खुशखबरी और है, अब उसके 2 बेटे भी हैं।